नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही अपनी समस्याओं को सबके सामने रख रहे हैं और इन्हीं समस्याओं से संबंधित ही बहुत सारी खबरें भी निकलकर लगातार आ रही हैं। इसी से संबंधित एक ऑडियो है जो अभी मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, जिसमें दिनेश शर्मा जी ने अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बारे में पूरी बात की है। आइए हम सुन लेते हैं इस ऑडियो को। सब के बारे में मैं बहुत पहले से अवगत हूँ और मैं जानता हूँ कि आपका संघर्ष इन सारी चीजों के लिए रहा है। समय समय पर आपके सहयोग में मैं रहा भी हूँ और बहुत सारी चीजें सरकार से बनवाने में मैं पहले भी सहायक रहा हूँ और अभी भी आपके डाकिये के तरीके से काम करूंगा। आपका संदेश लेकर मैं संदेशवाहक बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और संबंधित विभाग के लोगों को इन बातों को जरूर कहूंगा कि महंगाई भत्ता किस्त क्यों रुकी हुई है, किसके पास रुकी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किस प्रकार से और प्रोत्साहित किया जा सकता है उसके लिए जो यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी जिनके दिवंगत हुए हैं उनके बारे में सरकार का तो एक स्पष्ट मत है। तो सबके जो वरिष्ठ हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उसका जियो भी है और हम लोगों ने कई जगह पर उनकी भर्ती भी कर दी है। और क्या उनको सहायता हो सकती है, सरकारी स्तर पर अभी विचाराधीन है। और वेतन समिति की सिफारिशों के बारे में इस समय जो कोरोना का संक्रमण काल है, महामारी का समय है, उसने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रहार किया है। हमारे जो कलेक्शंस थे, जो आय के साधन थे सरकार के टैक्स के रूप में, वो भी बाधित हुए हैं क्योंकि रोजगार व्यापार काफी समय से पिछले 2020 से बंद चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या हो सकता है, इसके संदर्भ में हम लोग जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। वेतन विसंगति के बारे में मैं बात कर लूंगा चीफ सेक्रेटरी जी को और आपके प्रतिनिधि से जाके वार्ता करके क्या इसका हल निकल सकता है। इसमें तो काफी कुछ काम भी हुआ है वेतन विसंगति को दूर करने के लिए, कई विभागों में सफलतापूर्वक संपादित भी हो चुका है। फिर भी अगर आपसे संबंधित कुछ विभाग रह गए हैं तो मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा कि इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए आपके साथ बैठक कर लें। इसके अलावा जो आपने शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के बारे में कहा है, वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में कहा है, मैं अध्यापक हूँ और अध्यापकों की व्यथा को मैं बहुत समझता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मैं व्यथा पूर्वक रहा तदर्थ शिक्षकों को कैसे मैं उनके बारे में सकारात्मक सोच रखूं, इसका मैंने पूरा प्रयत्न किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसा निर्णय है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई चल रही है। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग चिंतन मनन करेंगे। शिक्षा मित्रों के बारे में, अनुदेशकों के बारे में, हालांकि शिक्षा मित्रों के बारे में ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया था उनके सेवा से मुक्ति का, लेकिन हम लोगों ने सेवा से मुक्ति नहीं करी और उनको एक निश्चित मानदेय पर अभी काम करने के लिए रखा गया है। उनको 60 साल तक की अवस्था तक वो काम कर सके। जो महिला वो है शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए भी छुट्टी अवकाश या सभी के लिए अवकाश की अवधि में उनको निश्चित दिया जाने वाला जो गर्भावस्था में या जो और भी छूटें हो सकती थी, कई प्रकार की उसमें दी भी गई हैं। अनुदेशकों के बारे में कई जो प्रार्थना पत्र हैं, प्रत्यावेदन है, वो मिले हैं। मैं उनको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मैं बात करूंगा खुद से और उनको वो सारे प्रत्यावेदन में उनको समर्पित करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में कि वो वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में क्या कर सकते हैं, उनके अनुदेशकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में क्या सरकार की भूमिका हो सकती है, इस बारे में निश्चित रूप में हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मैंने जैसा बताया कि शिक्षा मित्रों को हम लोगों ने बेरोजगार नहीं होने दिया। ये बात अलग है कि उनका जो उनको पैसा जो मिलता है वो पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी हमने उनको सेवा से अलग विलग नहीं किया।
आगे क्या उनका हम कर सकते हैं, इस बारे में निश्चित रूप में बेसिक शिक्षा विभाग को हम ऐसे संदर्भित करेंगे कि वो उस पर विचार करें। पुरानी पेंशन जरूर एक हमारे लिए एक ऐसा विषय है जिसपे प्रदेश स्तर पर अब निर्णय लिया जाना हमारे लिए एक मुश्किल सा काम है। बंगाल को छोड़ के पूरे देश में नई जो पेंशन विधि है वो लागू है और उसमें तमाम सहूलतें केंद्र सरकार ने और बढ़ाई है। उसमें जो अंश है केंद्र का वो भी बढ़ा है और मुझको लगता है कि धीरे धीरे जिन विसंगतियों की शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयत्न केंद्र भी कर रही है और प्रदेश भी इसमें सहभागी बनेगा। आप सब ने कोरोना के संक्रमण के महामारी के दौरान जिस प्रकार से हमारे राज्य कर्मचारियों ने भाग लिया है, मैं समझता हूँ कि आप स्तुतनीय हो, वंदनीय हो, अनुकरणीय हो और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं मानता हूँ कि इस देश के और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के संचालन में हमारे राज्य कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और विषम परिस्थितियों में भी राज्य कर्मचारी संकट काल में सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भारत भर में पूरे उत्तर प्रदेश ही ऐसा हमारा राज्य है जहां हमने शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया है और उसके अंतर्गत इनको हमने बाध्य किया है कि वर्ष 2019 में जो फीस लेते थे वही 2021-22 में लेंगे। यानी 2 साल से या 3 साल है फीस नहीं बढ़ने दी है पूरे भारत में, क्यों अकेला होता। पहली चीज तो ये बात तो सबको स्पष्ट होनी चाहिए हमारे सारे गार्जियंस को। और दूसरी चीज हमने किया है कि जो वाहन शुल्क है, जो परीक्षा शुल्क है, वो प्रयोगशाला शुल्क है, जो कंप्यूटर लैब का शुल्क है या जो वार्षिक उत्सव का शुल्क है, ये जो नहीं हो रहा है जिस माह में, उस माह में वो शुल्क नहीं ले सकते। 3 माह या 6 माह का एक साथ जो शुल्क लेने की बात करते हैं, अगर कोई भी अध्यापक, कोई भी अभिभावक इसको 6 माह या 3 माह नहीं दे सकता तो उसको प्रतिमाह शुल्क देने का अधिकार होगा और अगर प्रतिमाह में भी कोई दिक्कत होगी या कोरोना संक्रमण होगा उसे किस्तों में भुगतान करने का एक प्रकार से अगर वो प्रत्यावेदन देता है तो उसको जो शुल्क जुड़ा है तो भविष्य में किस्तों में दे सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आपने जो विसंगतियां बताई हैं, अगर और कोई विसंगति होती है तो हर जिले में एक शुल्क नियामक समिति है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय शुल्क नियामक समिति बनी है जिसमें सदस्य सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक है। कोई भी अभिभावक अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का शोषण होता है उसका या उसके बच्चे का तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी में वो प्रत्यावेदन दे सकता है और उसमें वो नियम के अंतर्गत कार्रवाई जरूर करेगा। ये मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए।